दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा कि एक कंट्री जिसकी पॉवर्टी रेट आज से 50 साल पहले 80% थी, वो आज वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कैसे बन गई? और एक कंट्री जिसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट 1970s में 45 इयर्स थी, वो आज 75 इयर्स तक कैसे पहुंच गई? हम बात कर रहे हैं हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश की। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अली मुर्तजा और मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। हम उम्मीद करते हैं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मजे में होंगे और फिटफाट होंगे। व्यूअर्स, बहुत ही आम वीडियो है। इंडियन मीडिया और कंपैरिजन कर रहे हैं बांग्लादेश का और पाकिस्तान का। वो बता रहे हैं कि आज से 50-70 साल पहले 1970 में, और जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ, 2 लाख हुआ, यानी सकूत ढाका हुआ, हम तो ये कहेंगे ना पाकिस्तानी जी। तो उस वक्त एक सर्वे वो बेसिकली वो कंपैरिजन कर रहे हैं कि जो पॉवर्टी रेट था, यानी जो गुर्बत थी, वो 80% पाकिस्तान से गरीब था बांग्लादेश। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अब उनकी जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गया है, यानी 80% बांग्लादेश पाकिस्तान से आज से 50-60 साल पहले गरीब था। लेकिन आज वो दुनिया की बड़ी तेज तरीन इकोनॉमी बन गया, मईशत बन गया। इसके पीछे क्या वजह है वो उसके ऊपर बता रहे हैं, क्या क्या किया उन्होंने। फिर उन्होंने एक और चीज़ बताई है। उन्होंने कहा है कि देखें, जो उस वक्त जो 1970 की बात कर रहे हैं, 71 की जो एवरेज थी जब वो हमसे अलग हुए हैं, तो उनकी जो लाइफ की वो थी ना एवरेज एक्सपेक्टेंसी, हाँ, जो वो रेशो थी वो पाकिस्तान से बहुत कम थी, यानी 45%। लेकिन आज उनकी जनाब हो गई है 75 और पाकिस्तान की है तकरीबन 68। तो और इतना आगे कैसे निकल गया, यानी इतना बड़ा डिफरेंस आ गया है। देखें बांग्लादेश ने कौन सा ऐसा कारनामा सर अंजाम दे दिया है कि बांग्लादेश अचानक से जो कौन सी ऐसी उन्होंने गोली खा ली है जिस वजह से बांग्लादेश तो इतनी तेजी से ग्रूम कर रहा है, हर सेक्टर में ही अपने आप को इस तरह से जो बढ़ा रहा है कि पाकिस्तान को तो बहुत पीछे छोड़ दिया है। बल्कि इससे पहले कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी हमने आपको दी हैं कि अगर पाकिस्तान को बांग्लादेश तक पहुंचना है, बांग्लादेश इस वक्त जो उनकी कंडीशन है, इस कंडीशन में अगर पहुंचना है पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान को तकरीबन 40 साल लग जाएंगे उस मुकाम तक पहुंचने में जहां इस वक्त बांग्लादेश मौजूद है। तो ये देखें कि पाकिस्तान, ये कल भी बात की थी कि जो उनका 1 टका पाकिस्तान के 3 रुपए के बराबर है। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो वो दिन दूर नहीं है कि उनका 1 टका हमारे जनाब 5 से 10 रुपए भी हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, उनका 1 नोट और हमारे 5 से 10 नोट एक बराबर हो जाएंगे। ये पाकिस्तानियों के लिए शर्मिंदगी की बात है। और जब भी पाकिस्तान और बांग्लादेश का कंपैरिजन होता रहेगा, हमें जो है वो उसी तरह से अफसोस होता रहेगा कि पाकिस्तान एज ए पाकिस्तानी हमें दुख होता है कि क्या पाकिस्तान में किस चीज़ की कमी है, जो पाकिस्तान में हर चीज़ मौजूद है। अल्लाह ताला ने हर नेमत से नवाजा है पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तानियों का दिमाग जो है ना वो पता नहीं किस तरफ चलता है। और खास करके हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो पता नहीं किस वक्त किस तरफ लेके जा रहे हैं पाकिस्तान को। खैर ये बात करेंगे हम बाद में कि किस तरफ लेके जा रहे हैं। तो पहले मैं चाहता हूं कि वीडियो देखें। जी हाँ, पहले हम वीडियो देख लेते हैं, फिर इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो को देखने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी किया करें, कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक से हमें आगाह भी किया करें। वीडियो देखते हैं 3, 2, 1 एंड। दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा कि एक कंट्री जिसकी पॉवर्टी रेट आज से 50 साल पहले 80% थी, वो आज वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कैसे बन गई? और एक कंट्री जिसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट 1970s में 45 इयर्स थी, वो आज 75 इयर्स तक कैसे पहुंच गई? हम बात कर रहे हैं हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश की। दोस्तों, बांग्लादेश का जन्म कैसे हुआ, ये कहानी हम में से ज्यादातर लोगों को मालूम है। ध्यान देंगे बांग्लादेश के रेडीमेड गारमेंट सेक्टर की, जिसकी वजह से बांग्लादेश की इकोनॉमी बूम हुई और किन किन पॉलिसीज में इसमें हेल्प किया। दोस्तों, बैक टू बैक लेटर ऑफ क्रेडिट 2 लेटर ऑफ क्रेडिट से मिलकर बनता है। अगर इसको हम एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करें तो मान लीजिए कि कंपनी ए एक यूएस बेस्ड कंपनी है जो हैवी मशीनरी बेचती है। वही कंपनी सी बांग्लादेश में लोकेटेड है और उसे हैवी मशीनरी खरीदनी है। और इनके बीच में है कंपनी बी जो कि इंडिया बेस्ड एक ट्रेडिंग फर्म है। दोस्तों, कंपनी बी ब्रोकर की तरह काम करती है और इन दोनों कंपनीज के बीच एक डील को फाइनलाइज कराना चाहती है। अब यहाँ पर कंपनी ये मशीनरी तो बेचना चाहती है, लेकिन कंपनी सी द्वारा पेमेंट पर डिफॉल्ट के रिस्क को वो नहीं लेना चाहती। ऐसी सिचुएशन में बैक टू बैक एलसी जारी कर ट्रांजैक्शन किए जाते हैं। दरअसल इसमें करना ये होगा कि कंपनी सी बांग्लादेश के किसी वेल नोन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जाकर ब्रोकर बी के नाम पर लाइन ऑफ क्रेडिट इशू करवा लेगी। इसके बाद ब्रोकर बी इस एलसी को लेकर इंडिया के वेल नोन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जाएगा और कंपनी ए को एक एलसी इशू करवा देगा।
दोस्तों अब कंपनी ये हैवी मशीनरी शिप कर सकती है क्योंकि उसको पता है कि ट्रांजैक्शन खत्म होने पर उसको एक रिलायबल इंडियन बैंक पे करने वाली है। ऐसे में कंपनी भी यानी कि ब्रोकर को भी अपनी पेमेंट का एश्योरेंस मिल जाएगा और पूरे ट्रांजैक्शन में से क्रेडिट रिस्क रिमूव हो जाएगा। दोस्तों सिस्टम ने बांग्लादेशी बिजनेसमैन के लिए बिजनेस करना बहुत ही आसान कर दिया है और इसकी मदद से वो आसानी से टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को सेटअप करने लगे और देखते ही देखते इसका लार्ज स्केल एक्सपेंशन होता गया। अब दूसरी प्रॉब्लम थी हैवी इंपोर्ट ड्यूटी की, जिसकी वजह से ट्रेड उतना प्रॉफिटेबल नहीं था जितना कि होना चाहिए था। लेकिन गवर्नमेंट के लिए ड्यूटी फ्री करना एक मेजर चंक ऑफ इनकम को छोड़ना था, जिसके लिए कोई गवर्नमेंट तैयार नहीं होगी। इसका सॉल्यूशन था एक और पॉलिसी, यानी कि पॉलिसी ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक फैसिलिटीज थ्रू बॉन्डेड वेयर हाउसेज। दोस्तों इसका सिंपल मतलब ये है कि आपको अगर ड्यूटी फ्री इंपोर्ट चाहिए तो आपको अपना माल उस गोडाउन में रखना होगा, जिसका यूज सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए किया जाएगा। देखिए इसके दो फायदे थे, पहला रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटी और दूसरा फायदा था ग्रोथ इन कंट्रीज एक्सपोर्ट। बांग्लादेश की आरएमजी इंडस्ट्री को एक बड़ा बूस्ट तब मिला जब चाइना में कॉस्ट ऑफ लेबर बढ़ चुकी थी और इस मौके के लिए बांग्लादेश पूरी तरीके से तैयार था। बांग्लादेश के पास लेबर्स के साथ ही साथ तब इंफ्रास्ट्रक्चर और क्रेडिट अवेलेबिलिटी भी थी, जिसने बांग्लादेश की ग्रोथ को बढ़ाया है। देखा जाए तो आरएमजी इंडस्ट्री आज 84% एक्सपोर्ट करती है और 4 मिलियन वर्कर्स को नौकरी दी है। बांग्लादेश की आरएमजी इंडस्ट्री ने 4.7 से 6.7% अपना ग्लोबल शेयर एक्सपोर्ट में बढ़ाया है। 2011 में $14.6 बिलियन की वर्थ से 2019 में 33.1 बिलियन की ग्रोथ आरएमजी इंडस्ट्री की रही और इस इंडस्ट्री ने अपने इन 8 साल में 7% की सीजीआर दिखाई। तो आपने देखा है कि किस तरह से वो बता रहे हैं, फैक्ट्स के साथ बता रहे हैं कि बांग्लादेश ने वो जो है सेफ खेला है। उसके अंदर देखें, अगर उन्होंने कोई मशीनरी अगर यूएसए से खरीदनी है तो उसके अंदर वो सेंटर में रखते हैं, एज ए ब्रोकर जो है वो रखते हैं इंडिया को। तो इंडिया के अंदर वो अपना पैसे को ट्रांसफर करते हैं और वहां से जो है वो फिर यूएस में जाता है और बांग्लादेश भी सेफ रहता है कि उनका जो है वो क्रेडिट, वो उनका जो पैसा है वो कहीं खराब ना हो जाए या उनका पैसा कहीं वो कोई हड़प ना कर ले। तो यूएस भी ये जो है वो भी ट्रस्ट कर लेता है कि भाई सेंटर में इंडिया मौजूद है। अगर बांग्लादेश, हमें बांग्लादेश से कोई कंसर्न नहीं, हम बांग्लादेश को सिर्फ मशीनरी देंगे, पैसा हम लेंगे इंडिया से। तो इस तरह का सेफ खेला बांग्लादेश ने और आज बांग्लादेश जो है वो टेक्सटाइल सेक्टर में उन्होंने बताया कि किस तरह से अपने आप को ग्रो किया और दूसरे नंबर पर दुनिया में जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बन चुका है। बांग्लादेश ने अपना और दूसरी बना लेबर कास्ट की बात की है कि लेबर कास्ट है ना जो बांग्लादेश में वो बहुत ही सस्ती है, चीप है और जिसकी वजह से जो उन्होंने अपना चाइना के बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स वो बांग्लादेश ने ले लिए। इसी तरह इंडिया को बीट किया, यानी इंडिया दूसरे नंबर पर था पहले दुनिया भर में, साउथ एशिया में, लेकिन अब इंडिया से ये पोजीशन छीनकर बांग्लादेश ने ले ली, यानी दूसरे नंबर पर खुद आ गया। वो इसी वजह से आया क्योंकि वहाँ पर लेबर कॉस्ट बहुत कम। और अब तो देखें टेक्सटाइल का तो नंबर छीन ही लिया बांग्लादेश ने इंडिया से, लेकिन अब जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी बांग्लादेश ने इतना बड़ा नाम बना लिया है कि इंडिया को लाले पड़े हुए हैं कि भाई कहीं हमारी ये पोजीशन भी कहीं जो कैप्चर ना कर ले, बांग्लादेश को कहीं छीन ना ले हमसे। तो ये थी रिपोर्ट और ये उन्होंने फैक्ट्स के साथ जो चीज़ें बताई हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है वो आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। इंशाल्लाह आपके साथ एक बार फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।